नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय की पाठशाला में। तो दोस्तों, कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। हम आज पढ़ने वाले थे भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आखिर क्या-क्या ऐसे कदम थे जो भारतीय संविधान को विशेष बनाते हैं। ठीक है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसका हम वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से वर्ष 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से कहाँ आई थी, भारत आई थी। और आने के बाद 1765 ईस्वी के बाद उसका क्या हुआ, व्यापारिक दृष्टिकोण बदलने लगा। और 1765 के पास उसने क्या करने स्टार्ट कर दिया, व्यापार के साथ राजनीति शुरू करने लगी। कैसे, किस तरीके से कंपनी एक पावरफुल कंपनी बन गई जो अब व्यापार के साथ साथ राजनीति भी कर रही थी। किंतु जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में चली और पता लगा कि भाई कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही, अब वह भारत में जाकर राजनीति भी कर रही है, तो ब्रिटिश क्राउन कंपनी का सारा शासन भारत में किसका होने लगा, ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, अब जो शासन कर रही थी 1858 के बाद, ठीक है, भारत में जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था, ब्रिटिश क्राउन का। तो इसके बीच में जो भी टाइमिंग रही है, जितने भी एक्ट आए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसका देखिए, एक चार्ट बनाया है मैंने कि भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्या क्या रहा है और कितने एक्ट इसमें आए हैं, कौन कौन से एक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस बारे में हम पहले एक मेन बातें जान लेते हैं। ठीक है ना, देखिए संवैधानिक विकास क्या थी, इसमें दो कदम महत्वपूर्ण थे। एक वो जब कंपनी सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आई। ठीक है, 1600 ईस्वी से 1765 ईस्वी के बीच कंपनी ने सिर्फ व्यापार किया। ठीक है, और 1765 ईस्वी के बाद कंपनी का व्यापारिक दृष्टिकोण बदलने लगा। अब कंपनी व्यापार के साथ साथ क्या करने लगी, राजनीति। यानी कि 1765 से 1858 के बीच कंपनी ने व्यापार के साथ साथ राजनीति करने लगी। ठीक है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर कहें सम्राट को ये बात पता लगी कि कंपनी वहां व्यापार, इंडिया में व्यापार ना कर कर अब राजनीति कर रही है। ठीक है, तो ब्रिटिश सम्राट ने क्या करा, कंपनी पे लगाम या फिर शिकंजा बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और 1858 के बाद से जो भारत में शासन चलने लगा वो किसका चलने लगा, ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक चला। ठीक है, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी। ठीक है, इसमें क्या था, महारानी एलिजाबेथ का शासन था। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था, जिसे इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, भारत वर्ष की अपार संपत्ति की अभिलाषा क्या थी, समुद्री यात्राओं की उमंग ने अंग्रेजों को भारत की ओर आकर्षित किया। ठीक है, और यहीं से अंग्रेजों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया, जिसे क्या कहा गया, चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा चार्टर एक्ट आया 1726। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी, 1726 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो निगम और विधि बनाने की शक्ति थी, वह शक्ति किसके पास थी, इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। ठीक है, फिर आए 1757 का युद्ध, प्लासी का 1757 का युद्ध। इस युद्ध में क्या था, इस युद्ध से ही, प्लासी के युद्ध से ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ठीक है, और इसी के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी सेना किससे हार गई, अंग्रेजों से हार गई।
इसी के साथ 1765 ईस्वी में क्या हुआ, लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। लॉर्ड क्लाइव और किसके बीच, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस घटना से कंपनी का पूरा दृष्टिकोण बदल गया और यहीं से क्या स्टार्ट हुआ, कंपनी ने व्यापार के साथ राजनीति करनी शुरू कर दी, यानी कि कर वसूलना, इस तरीके के कार्य उनने अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, इसी के साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट किसके थ्रू आया, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, और इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया एक्ट 1773 भी बुलाते हैं। ठीक है, क्यों आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुप्त समितियों का गठन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को नियंत्रित करना शुरू किया। ठीक है, किसके माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। ठीक है ना, अभी जो जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम पढ़ ले रहे हैं। फिर ये एक्ट क्या हुआ, पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हुआ और 1781 में इसी के सुधार के लिए क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, ये भी प्रभावी नहीं हुआ। फिर विलियम पिट्स द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, साथ ही साथ 1793 का एक्ट हम इसमें पढ़ेंगे, 1813 का एक्ट पढ़ेंगे, 1833 का एक्ट पढ़ेंगे और 1853 का एक्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद यहां पर कंपनी का शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त। और यहीं से किसका शासन चलने लग जाता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन। किसका शासन शुरू हो जाता है भारत में, ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में शुरू हो जाता है। इसके महत्वपूर्ण कौन कौन से एक्ट हैं, 1858 का एक्ट, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1873 का एक्ट, 1876 का एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892 का एक्ट, ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे माल्य मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, और 1935 का एक्ट, और लास्ट एक्ट आपका होगा 1947 का एक्ट जिसे बोलते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हाँ, पहला एक्ट है आपका चार्टर एक्ट, जिसे राजलेख के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट होता है एक आज्ञा पत्र। क्या होता है, आज्ञा पत्र। ठीक है, इसी को चार्टर एक्ट बोलते हैं। ठीक है, पहले टाइम पे जो सम्राट थे वो अपना एक चिन्ह देते थे और उसी को क्या बुलाते थे, आज्ञा पत्र बोलते थे। ठीक है ना, कि भाई हमारी ये आज्ञा है कि इस व्यक्ति को ये व्यापार करने दिया जाए या फिर अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाए। ठीक है, ये महारानी एलिजाबेथ हैं। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, 1600 ईस्वी का एक्ट इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, देखिए 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का शासन था। ठीक है, किसका शासन था 1600 ईस्वी में, महारानी एलिजाबेथ का। कहाँ पर था, इंग्लैंड में। ठीक है, और इंग्लैंड के इतिहास में इसे क्या बुलाया जाता था, स्वर्ण काल के कहा जाता था। ठीक है, भारत की जो धन संपत्ति थी इसको प्राप्त करने की अभिलाषा, समुद्री यात्राओं की उमंग ने अंग्रेजों को क्या किया, भारत की ओर आकर्षित किया। ठीक है, वर्ष 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी व्यापारियों ने द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन, बेटा ये ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी।
इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना की, जो आगे चलकर 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पुराना नाम क्या था? द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1833 में इसका नाम परिवर्तित हो गया और तब क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे करते हैं। जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ के राजलेख द्वारा की गई, जिसे 1600 ईस्वी का क्या कहलाते हैं? राजलेख कहलाता है, या फिर कहें चार्टर एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी का। ठीक है, इस राजलेख द्वारा ही कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। क्या हुआ? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। और कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्षों के लिए कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती थी, ऐसी बात नहीं बढ़ाई जा सकती थी। फिर दोबारा 15 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। ठीक है, भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र, भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला गया? सूरत में। और खोलने की अनुमति किसने दी? मुगल बादशाह जहांगीर से प्राप्त हुई। ठीक है, कंपनी ने बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कहाँ किए गए? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और इन्हीं व्यापारिक केंद्रों को क्या बुलाया गया? प्रेसिडेंसी। ठीक है, बात समझ में आई कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में क्या गया? व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए और इन व्यापारिक केंद्र को ही क्या कहलाया गया? प्रेसिडेंसी कहने लगे। ठीक है, धीरे धीरे कंपनी का व्यापारिक दृष्टिकोण बदलने लगा, यानी कि धीरे धीरे कंपनी का नजरिया बदलने लगा और कंपनी ने व्यापार के साथ साम्राज्य बनाने का विचार किया। ठीक है, ये क्या था? ये था 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट पढ़ें। नेक्स्ट एक्ट क्या है? वो है आपका 1726 का चार्टर एक्ट। ठीक है, पहले 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब 1726 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, 24 सितंबर 1726 ईस्वी को राजलेख द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में कंपनी की स्थापना की गई और विधि बनाने की पावर प्रदान की गई, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले ये शक्ति कहाँ थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी। ठीक है, गवर्नर गवर्नर जनरल में उसके परिषद की विधि बनाने की शक्तियों पर दो प्रतिबंध लगाए गए। दो प्रतिबंध कौन कौन से थे? पहला प्रतिबंध क्या था कि उनके द्वारा निर्मित विधि आंग्ल विधि यानी कि ब्रिटिश लॉ के विपरीत ना हो। किसके? ब्रिटिश लॉ के विपरीत ना हो। और द्वितीय ये कहा गया कि यह युक्ति युक्त हो। ठीक है, अतः ये विधियां तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक कि इंग्लैंड स्थित कंपनी की निदेशक की सभा द्वारा अनुमोदित यानी कि उनको अनुमोदन ना मिल दिया जाए। ठीक है, ये क्या था? 1726 का चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, बात आती है आपकी 1757 बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध की बात आती है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण घटना क्या थी? हमने देखी थी चार्ट में 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इसमें क्या थी? 1757 में अंग्रेजी प्लासी की लड़ाई में बंगाल के अंतिम शासक नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। और बंगाल के वास्तविक शासक कौन बन बैठे? बताइए कौन बन बैठे? अंग्रेज। ठीक है, और प्लासी के युद्ध से ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस बैटल से अंग्रेजी साम्राज्य की भारत में नींव पड़ी, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? प्लासी के युद्ध से। कब हुआ? 1757 का। ठीक है, इसी के साथ बैटल ऑफ बक्सर हुआ। यह कब हुआ? 1764 ईस्वी में। यह युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 में। कहां पर? बक्सर नगर के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल
तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, हेक्टर मुनरो, ठीक है, और मुगल नवाब, मुगलों और नवाबों के बीच ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है, जिसमें बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना किससे हार गई? अंग्रेजों से हार गई, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी कंपनी से हार गई, ठीक है। इसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान बना दिया, ठीक है। अब क्या कर रही थी कंपनी? धीरे धीरे राजस्व वसूलने का कार्य कर रही थी, ठीक है। इनके दीवानी तथा राजस्व अधिकार कंपनी के हाथों में आ गए, यानी कि कर वसूलना अब किसके अंडर आ गया? कंपनी के हाथों में। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी व्यापार के साथ अब क्या कर रही थी? राजनीति में प्रवेश कर रही थी, यानी कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ले रही थी, ठीक है। बक्सर के युद्ध में कंपनी को विजय प्राप्त हुई, जिसमें बंगाल, अवध, दिल्ली को पराजित कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कंपनी ने भारत में क्या कराया? अब राजनीति में अपना कदम बढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी के साथ ही स्टार्ट होता है आपका इलाहाबाद की संधि। आपको पता है इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई? लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, या फिर वर्सेस लगा सकते हैं, शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुई? इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। कब हुई? 1765 ईस्वी में, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था आपका तीन प्रांत थे। कौन कौन से? बंगाल, उड़ीसा और बिहार। इनकी दीवानी का अधिकार किसके हाथ में आ गया? कंपनी को, ठीक है। कंपनी का राजनीतिक अधिकार यहीं से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ? 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के साथ, इलाहाबाद ट्रीटी, ठीक है, यहीं से कंपनी ने राजनीतिक कदम बढ़ाए, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जो असफल रहा। क्या किया गया? द्वैध शासन स्थापित किया गया, जो असफल रहा। अब बात करें द्वैध शासन की, तो द्वैध शासन का मतलब होता है, एक सेकंड रुकिए, द्वैध शासन, द्वैध शासन यानी कि दो भागों में बंटना। कौन कौन सा? निजाम और राजस्व में, ठीक है, ये द्वैध शासन होता है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा? ये असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। यानी कि द्वैध शासन का मतलब होता है कि प्रांत को दो भागों में बांटना, ठीक है। निजाम का क्या कार्य था? निजाम का कार्य था जनता का कल्याण का कल्याण करना। राजस्व या दीवानी, इनका क्या कार्य था? राजस्व वसूलना, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे? राजस्व में से ज्यादा पैसा स्वयं पर खर्च कर रहे थे और जनता पर खर्च नहीं कर रहे थे, ठीक है। इससे क्या था? भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, और भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण क्या हुआ? द्वैध शासन क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा, ठीक है। दोबारा समझिएगा, द्वैध शासन का अर्थ होता है दो प्रांतों में बांटना, एक निजाम, दूसरा दीवानी। निजाम का क्या कार्य होता था? जनता का कल्याण करना, और दीवानी का क्या कार्य है? राजस्व वसूलना, ठीक है। इसमें राजस्व में से ज्यादा पैसा क्या कर रही थी कंपनी? स्वयं पर खर्च कर रही थी, ठीक है, और जनता पर खर्च नहीं कर रही थी, यानी कि या फिर स्वयं रख रही थी, ठीक है। और इससे क्या था? भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जिस वजह से
द्वैध शासन क्या रहा? असफल रहा। और यहीं से लॉर्ड नॉर्थ को अपॉइंट किया गया। किसे अपॉइंट किया गया? लॉर्ड नॉर्थ को। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? इनके बारे में पढ़ लें। लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, इसके बारे में छोटा सा जान लेते हैं। लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? भ्रष्टाचार के खिलाफ गुप्त समिति का गठन करने वाले। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुप्त समिति का गठन इन्होंने किया। गुप्त समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा का गठन। ठीक है, किसके माध्यम से किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? भारत को नियंत्रित करना शुरू किया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। भारत को नियंत्रित करना शुरू किया। ठीक है, और इसी के साथ शुरुआत किसकी होती है? रेगुलेटिंग एक्ट की। ठीक है, क्या था रेगुलेटिंग एक्ट? इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आप बेटा नोट करते रहना। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, लॉर्ड नॉर्थ। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या है इसमें। देखिए, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ भ्रष्टाचार के खिलाफ गुप्त समिति का गठन किया और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को नियंत्रित करना शुरू किया गया। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं हम, क्या था? प्रशासन कंपनी के हाथों में आ जाने से, प्रशासन कंपनी के हाथों में आ जाने से कंपनी के अधिकारीगण जो एम्प्लॉयज थे वो अपनी इच्छा से कार्य करने लगे। ठीक है, प्रदेशों में प्रशासन की बागडोर कंपनी के सेवकों पर थी जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। ठीक है, उन लोगों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और भारतवासियों का भरपूर शोषण किया। ठीक है, उनके अंदर एक ही धुन लगी हुई थी। क्या थी वो? कि कैसे भारत में लूट घसोट कर अधिक से अधिक धन संपत्ति इंग्लैंड ले जा सके। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? भारतवासियों का भरपूर शोषण करा था। ठीक है, और दिमाग में एक ही ख्याल लगा था कि वे कैसे ना कैसे भारत से अधिक धन इंग्लैंड ले जा सके। ठीक है, स्थिति यह थी कि जहां कंपनी के कर्मचारी इस प्रकार अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर रहे थे और वहीं कंपनी का व्यापार क्या था? घाटे में जा रहा था। ठीक है, और ब्रिटिश ने कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की, यानी कि कर्जे की मांग की। ठीक है, इन परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार और वहां के जो भी राजनीतिक थे उनके मन में धारणा उत्पन्न हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, वो जब छुट्टी लेकर आते हैं तो धनी होकर आते हैं। यानी कि कंपनी के अवकाश प्राप्त कर्मचारी, जो भी कर्मचारी छुट्टी लेकर आता है वो धनी होकर आता है और उनकी बढ़ती हुई अपकीर्ति की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित हुए बिना ना रह सका। ठीक है, अब उनको यह विश्वास हो गया कि धन संपत्ति
जो उनकी जो धन संपत्ति, जो एम्प्लॉई अवकाश ग्रहण करके इंग्लैंड वापस जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा धन लेकर जाते थे, तो वहाँ के जो भी विद्वान थे, उनको ये विश्वास हो गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है और भारतीय जनता के शोषण का ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त कंपनी के बढ़ते हुए वैभव को देखकर कंपनी के राज्य क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसी के फलस्वरूप कंपनी के मामलों की जांच के लिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा बेटा, कंपनी के मामलों के जांच के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या की, एक गोपनीय समिति बनाई, यानी कि एक सीक्रेट कमेटी नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के प्रशासन में अनेक गड़बड़ी या फिर त्रुटि दिखाई और उनको जल्दी से जल्दी सुधार करने के लिए सिफारिश की। ठीक है, गोपनीय समिति की सिफारिश के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ठीक है, आपको बात समझ में आई? समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन, कंपनी का प्रशासन जो था ना, प्रशासन कंपनी के जैसे ही हाथों में आ गया, वहाँ के जो भी अधिकारी थे वो अपनी मनमानी करने लग गए और मनमानी के साथ साथ ही प्रशासन की जो भागदौड़ थी वो कंपनी के सेवकों पर थी, जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। उन लोगों ने इस अवसर का इतना लाभ उठाया कि इन्होंने भारतवासियों का शोषण करने लगे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि वो भारत से ज़्यादा धन इकट्ठा करके कहाँ ले जाए? इंग्लैंड में ले जाए। ठीक है, स्थिति ये थी कि कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर रहे थे और कंपनी का व्यापार क्या था? घाटे में जा रहा था। ठीक है, कंपनी ने क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार से फिर कर्जे की मांग की और जब कर्जे की मांग की तो ये परिस्थिति देखकर ब्रिटिश सरकार और वहाँ के जो भी राजनीतिक थे, उनके मन में एक संदेह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। क्यों? जब व्यक्ति यहाँ से जाता है तो फकीर की तरह जाता है और जब वहाँ से आता है तो राजा महाराजाओं की तरह आता है और उसके बावजूद भी कंपनी क्या कर रही है? हमसे ऋण की मांग कर रही है। ठीक है, कंपनी के अवकाश प्राप्त कर्मचारी ने धनी होकर इंग्लैंड लौटने और उनकी बढ़ती हुई अपकीर्ति की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। अब उनको विश्वास हो गया कि वो जो धन संपत्ति जो ला रहे हैं वो क्या है? जो भारतीय जनता का ही शोषण का परिणाम है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त कंपनी के बढ़ते हुए वैभव को देखकर कंपनी के राज्य क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता लगी और कंपनी के मामलों की जांच के लिए ब्रिटिश संसद ने एक सीक्रेट कमेटी नियुक्त की। इस सीक्रेट कमेटी ने ही अपनी रिपोर्ट में कंपनी के प्रशासन में क्या किएगी? अनेक गड़बड़ियां दिखाई और उन्हें सुधारने के लिए सिफारिश की। कंपनी समिति की सिफारिश के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। आपको बात समझ में आई? रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? 1773 ईस्वी में। आप बता पाएंगे? ठीक है, और इसकी क्या वजह रही रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने की, वो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। हाँ जी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट या इसे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया एक्ट। क्या क्या बुलाते हैं? या तो आप रेगुलेटिंग एक्ट बोल सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, या तो आप रेगुलेटिंग एक्ट बोल सकते हैं, एक्ट 1773, या इसी का ही दूसरा नाम क्या है? नॉर्थ इंडिया एक्ट। नॉर्थ इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि ये लॉर्ड नॉर्थ द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन बनता है नॉर्थ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको जवाब देना है 1773। आपसे पूछा जाए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773। आपसे बोला जाए रेगुलेटिंग एक्ट का अन्य नाम क्या है? तो आप बताएंगे नॉर्थ इंडिया एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग का अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या होता है इसका? इसका मीनिंग होता है कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रित करना, नियंत्रित करना।
ठीक है बेटा। किसकी सिफारिश पे लाया गया? लॉर्ड नॉर्थ की। अब लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? ये ब्रिटेन के पीएम थे। कब से कब तक? 1770 से लेकर 1782 तक ये ब्रिटेन के पीएम रहे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटेन पार्लियामेंट कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी। ठीक है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वो कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी, जिसे अब तक कौन रेगुलेट कर रहा था? निदेशक मंडल, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेगुलेट कर रहा था। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की जांच के आधार पर पारित किया गया, जिसे नॉर्थ इंडिया एक्ट 1773 कहते हैं। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कथन क्या क्या थे, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी? इसमें बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था, ये देखिएगा, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ये आप बताएंगे। इसी के साथ आप ये बताएंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं अगर कहूं बंगाल का प्रथम गवर्नर अंतिम गवर्नर कौन था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर। यहां मैं लिख देता हूं, एक सेकंड रुकिए, यहां लिख देता हूं, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी यही था। ठीक है, इसको क्या किया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इससे ध्यान रहेगा ना, जी जी, यानी कि गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की एक परिषद की स्थापना की गई, यानी कि गवर्नर जनरल होगा, साथ ही साथ इसके सहायता के लिए 4 मेंबर होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या कार्य कर रही थी? सरकार का कार्य कर रही थी। ठीक है, और इसी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी, ये ध्यान रखना। घोषणा कब की गई? 1773 ईस्वी में। ठीक है, और स्थापना कब हुई? 1774 में। आपसे एक सवाल बनता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? आप बताएंगे कलकत्ता में। ठीक है, घोषणा कब की गई? 1773 ईस्वी में, और स्थापना कब की गई? 1774 में। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, और एक बात और बोली गई कि कलकत्ता न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। कौन होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। ठीक है, इसे समझे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है। ये देखिए, यहां मैं लिख देता हूं, ये जो है ये एक अभिलेख न्यायालय होगा, इस चीज को समझिएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझिएगा। आप कभी भी वकील के ऑफिस में गए, वकील के चैम्बर में गए, तो आपने बहुत सारी बुक्स वहां रखी हुई देखी होंगी। ठीक है, बुक्स रखी हुई देखी होंगी आपने। अब क्या वो बुक्स उन सब बुक्स को पढ़ता होगा? नहीं, सब बुक्स को नहीं पढ़ता है, बल्कि उनमें जो भी महत्वपूर्ण केस हुआ है, जो भी वाद हुआ है, या फिर कहें जो भी केस हुआ है, वो आगे के लिए उन केस को दिखाकर अपना
मत प्रस्तुत करता है, ठीक है, यानी कि अपनी बात को कहता है, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि कोलकाता न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा, यानी कि जो भी कोर्ट डिसीजन लेगा उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा, ठीक है। आप समझ गए क्या होगा एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होगा कि उसके जो भी वो डिसीजन देगा, जो भी वो निर्णय देगा, उनको उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है, ठीक है, और आगे भविष्य में प्रस्तुत भी किया जा सकता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं। हाँ जी, इन्हें समझ लेते हैं ये क्या क्या बात हो रही है। देखिए, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया, मैंने आपको बता दिया जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। इस तरीके से बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया, और कुछ मामलों में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन रहेंगे, ठीक है। देखिए, इधर देखिएगा, ये क्या था, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका बंगाल, ठीक है। यहाँ हो गया आपका बॉम्बे, ठीक है। ये हो गया आपका मद्रास, ठीक है। और यहाँ ये जो बंगाल के जो गवर्नर थे, यहाँ पे जो गवर्नर था इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये जो गवर्नर थे अन्य गवर्नर, इन दोनों गवर्नर को इसके अधीन रख दिया गया, किसके अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, देखिए, हाँ जी, परिणाम क्या हुआ, भारत में केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। आपसे एक सवाल उठता है कि केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, तो आप बताएंगे कब से, 1773 के एक्ट के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन हुई, इसमें जो बंगाल का गवर्नर था वो बदलकर क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया, यानी कि उसको अब कुछ ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई थी पहले के मुकाबले, ठीक है। और अन्य जो गवर्नर थे, यानी कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन रहने लगे, गवर्नर जनरल के अधीन, ठीक है। पहली बात ये समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की गई, यानी कि गवर्नर जनरल तो होगा, साथ ही साथ उसकी सहायता के लिए क्या होगा, एक 4 सदस्य होंगे, ठीक है, जो सरकार का कार्य करेगी। एक तरह से सरकार चलाने का कार्य कौन कर रही है, गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य, ठीक है। इसका क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम हुआ कि कार्यपालिका का उदय हो गया। आपसे सवाल उठता है कि कार्यपालिका का उदय कब हुआ, 1773 के एक्ट में, कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, बता पाएंगे बेटा। अब इसमें एक कंडीशन और दे दी कि अगर बहुमत सिद्ध ना हो तब गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार है, निर्णायक मत देने का अधिकार है, किंतु उसे वीटो पावर नहीं होगी, यानी कि फैसले को नकार नहीं सकता वो, निर्णायक मत तो दे सकता है लेकिन फैसले को नकार नहीं सकता, ठीक है। अगली कंडीशन क्या थी कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है, कब की गई, 1773 ईस्वी में क्या की गई, घोषणा। बेटा ये ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और स्थापना कब की गई, 1774 ईस्वी में, ठीक है, बता पाएंगे। अब इसका क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम हुआ कि न्यायपालिका का उदय हो गया। देख रहे हैं, पहली कंडीशन क्या आई कि केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, शासन
प्रणाली की शुरुआत हुई 1773 में। ये सब लिख लेना आप, एक सेकंड में अभी आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, आप क्या करेंगे यहाँ पर अपने नोट्स में लिखेंगे कि 1773 के एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत, हुई। ठीक है, एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी, कार्यपालिका का उदय हुआ। आपसे पूछा गया कि कार्यपालिका का उदय कब से हुआ, तो 1773 के एक्ट में। ठीक है, तीसरी बात क्या थी, न्यायपालिका का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, न्यायपालिका का उदय का उदय कब हुआ, 1773 के एक्ट में। ठीक है, अब इसमें बोला गया फोर्थ कंडीशन, कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कि जो न्यायालय होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। वो मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे चले, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में हम जानेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है क्या। ठीक है, चलिए 1 सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, इसमें कंडीशन दी गई। पहली कंडीशन क्या थी, देखिए इसको इसमें क्या था, कोर्ट को पावर दी गई, पावर। ठीक है, यानी कि शक्ति दी गई कि अवमानना, अवमानना यानी कि बात ना मानने पर, ना मानने पर कोर्ट क्या कर सकता था, दंड दे सकता था, दंड दे सकता था, दंड दे सकता था, दे सकता है, या उस समय था ही होगा आपके लिए तो। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या कही गई कि जो इसके फैसले हैं, इसके जो फैसले हैं वह सुरक्षित रखे जाएंगे। सुरक्षित यानी कि रिकॉर्ड में रखे जाएंगे, यानी कि रिकॉर्ड्स में रखे जाएंगे, रिकॉर्ड्स में रखे जाएं। ठीक है, और इसी के जैसे अन्य समान मामलों में, अन्य समान मामलों में उन्हें नजीर के रूप में, यानी कि उदाहरण के रूप में, के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, बात समझे कि क्या पावर मिली कोर्ट को, कि अवमान ना करने पर या अवहेलना या फिर अवमानना या फिर बात ना मानने पर कोर्ट क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। और दूसरा क्या था, इसके जो फैसले थे वो रिकॉर्ड्स के रूप में रखे जाएंगे, और अन्य समान मामलों में उदाहरण के रूप में, यानी कि नजीर, नजीर बोलते हैं, नजीर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे, और साथ ही साथ तीन अन्य न्यायाधीश, सॉरी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, चलिए इसका परिणाम क्या हुआ, अब आगे देखते हैं हम क्या क्या है। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, नेक्स्ट है कंपनी पर नियंत्रण। ठीक है,
पहले ये जान लें कि इसके परिणाम क्या हुए, कंपनी पर नियंत्रण के बाद इसके परिणाम जान लें। चलिए फिर पहले कंपनी पर नियंत्रण जान लेते हैं कि नियंत्रण। चलिए देखिए, कंपनी पर नियंत्रण यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करना था इस समय, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि सीओडी का चुनाव, ठीक है। 24 सदस्यीय परिषद का चुनाव होना था, ठीक है। 1000 पाउंड के शेयर धारक परिषद का चुनाव करेंगे। कौन करेंगे? वह व्यक्ति जिनका शेयर कितना है 1000 पाउंड, वो परिषद का चुनाव करेंगे। और पहले ये राशि कितनी थी? 500 पाउंड थी ये पहले ये राशि, ठीक है। 24 में से 1/4 यानी कि 24 में से 1/4 यानी कि 6 सदस्य प्रत्येक वर्ष क्या होंगे? सेवानिवृत्त यानी कि सेवामुक्ति यानी कि रिटायर होंगे, ठीक है। ये कंडीशन रखी गई और साथ ही साथ इनका जो कार्यकाल था उसको 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 वर्ष। अब 1 वर्ष ना रहकर 4 वर्ष किया गया, ठीक है। और जो रिटायर होंगे, जो व्यक्ति जो एम्प्लॉय रिटायर होंगे उनको वापस नहीं रखा जाएगा, ठीक है। कारण क्या था? कारण ये था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, ठीक है। और भ्रष्टाचार पर रोक हेतु कर्मचारी बिना लाइसेंस अपना कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे, यानी कि अब उन्हें निजी व्यापार करने के लिए लाइसेंस की अनुमति अनिवार्य कर दी गई और उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। अगर आप कहने लगें कि कोई आपको रिश्वत दे रहा है कि ये उपहार दे रहा है तो उस पर रोक लगा दी गई। अब आप कोई भी रिश्वत नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसके परिणाम क्या थे? 1773 के चार्टर एक्ट के, किसके? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके क्या क्या परिणाम थे ये हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसकी क्या क्या कमियां थी ये इनके इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला परिणाम था इसमें कि भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना हुई, आपको बता दिया। कार्यपालिका संस्था का उदय उदय हुआ, क्या हुआ? उदय, ठीक है। न्यायपालिका का उदय हुआ, ये उदय है उद्देश्य नहीं है, ठीक है। कार्यपालिका का उदय हुआ, न्यायपालिका का उदय हुआ और ब्रिटेन संसद ने पहली बार भारतीय शासन में क्या किया? हस्तक्षेप किया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली बार ब्रिटेन ने भारतीय शासन में हस्तक्षेप कब किया? तो आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। कमियां कही थी? जो सुप्रीम कोर्ट था इसका क्षेत्राधिकार और शक्तियां स्पष्ट नहीं थी, यानी कि सरकार और न्यायालय इन दोनों में शक्तियों को लेकर क्या होने लगा? टकराव उत्पन्न होने लगा। न्यायालय इसके कार्यों में हस्तक्षेप करने लग गई और सरकार इसके कार्यों में हस्तक्षेप करने लग गई। तो दोनों के दोनों क्या करने लग गए? फिर न्याय करने लग गए, ठीक है। इसीलिए क्या था? इसकी शक्तियां स्पष्ट नहीं थी, यानी कि क्षेत्राधिकार और शक्तियां स्पष्ट नहीं थी। कोर्ट और काउंसिलिंग में टकराव होने लगा, सेम वही है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, यानी कि अब क्या था? जो भारतीय परंपरा के जो हिंदू और मुस्लिम थे इनके रीति रिवाजों में क्या होने लगा? हस्तक्षेप होने लगा, ठीक है। ये इसकी कमियां थी जिस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट प्रभावी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें। हाँ, तो पहले समझ लेते हैं कि एससी का क्षेत्राधिकार और शक्तियां स्पष्ट नहीं, इस चीज को हम पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक कंडीशन में पढ़ी, सुप्रीम
कोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियां, क्षेत्राधिकार और शक्तियां। ठीक है जी, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। ठीक है, देखिए गवर्नर जनरल था प्लस उसकी सहायता के लिए चार सदस्य नियुक्त किए गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, दो थे। ठीक है, गवर्नर जनरल प्लस उसके चार सदस्य, ये क्या कर रही थी, सरकार का कार्य कर रही थी। और सरकार का कार्य क्या होता है, राजस्व वसूलना। क्या कार्य होता है, राजस्व वसूलना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, न्यायालय। इसका कार्य क्या था, न्याय करना। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, टकराव उत्पन्न होने लगा। ठीक है, समस्या उत्पन्न होने लगी। क्या समस्या थी, कारण क्या था, देखिए गवर्नर जनरल राजस्व वसूल रहा था। एक हाँ, गवर्नर जनरल राजस्व वसूल रहा था। ऊट पटांग राजस्व वसूलने के बाद नागरिक क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। ठीक है, और परेशान होने के साथ साथ वो क्या कर रहे थे, न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, केस दर्ज कर रहे थे। ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करने लगा, इसके कार्यों में दखल देने लगा। ठीक है, अब राजस्व में क्या कर, सुप्रीम कोर्ट क्या करने लगा, दखल देने लगा। ठीक है, अब ये भी क्या करने लगा, इसका कार्य भी क्या हो गया, न्याय करना। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच क्या हुआ, टकराव होने लगा। ठीक है, टकराव होने लगा। ठीक है, जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलें, चलिए नेक्स्ट है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है ना, इसी क्लास में। ठीक है ना, और ये ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है ना, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना। ठीक है ना, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे वीडियो आ नहीं पाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप वीडियो को पसंद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करना इस चैनल को। अगर कोई भी समस्या है तो उसमें कमेंट ज़रूर किएगा मुझे, लाइक करना, और वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।